यूरी गागरिन के बारे में हमें पढ़ना है। यूरी गागरिन कौन थे, कहाँ के थे, और क्या योगदान इनका अंतरिक्ष की खोज के संबंध में रहा। ये तीन चार बातें आपको याद रखनी है इस पूरे डिटेल में से। तो आइए हम देखते हैं। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। यूरी गागरिन कहाँ के थे? रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 9 मार्च 1934 को रूस के मॉस्को में हुआ था। हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जन्म वाला फैक्टर। आगे देखते हैं। यूरी गागरिन पहले मानव थे जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए। ये आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला नागरिक कौन था, तो वो यूरी गागरिन था। ठीक है ना? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव, पहला नागरिक कौन था, तो वो यूरी गागरिन था। कहाँ के थे? रूस के निवासी थे। ठीक है ना? यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को सुबह 7:07 पर बेकानूर स्टेशन से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था कि यूरी गागरिन ने सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गए थे वो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए दोस्तों, ये है ना। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला नागरिक थे ये बात भी आपको याद रखनी है। अंतरिक्ष में जाते वक्त यूरी गागरिन के शब्द थे पोए खाली। पोए खाली का शब्दार्थ होता है अब हम चले, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। और इसके साथ साथ आगे देखते हैं। यूरी गागरिन का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। और जिस यान से वो गए थे उस यान का क्या नाम है? तो वोस्तक फर्स्ट। यूरी गागरिन ने वोस्तक प्रथम या वोस्तक फर्स्ट से अपनी उड़ान भरी दोस्तों, जो कि सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। और पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर सुबह 10:55 पर यूरी गागरिन पृथ्वी पर वापस आ गए थे दोस्तों, है ना। अंतरिक्ष में गए सुबह कितने, लगभग 7:07 पर इन्होंने उड़ान भरी अंतरिक्ष के लिए। और पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद इनका जो यान था वोस्तक 1, वो यान लगभग 10:55 पर वापस धरती पर लौट आया दोस्तों। ठीक है ना? उड़ान कहां से भरी थी? तो बेकानूर स्टेशन है, रूस का स्पेस स्टेशन है बेकानूर, वहां से इन्होंने उड़ान भरी दोस्तों। यूरी गागरिन वापस धरती पर आए। यह अंतरिक्ष में मानव का प्रथम कदम था। मतलब पहली बार मानव अंतरिक्ष में गया था इस यात्रा के दौरान। और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। ठीक है ना? यूरी गागरिन जो थे वो पहले मनुष्य थे जो अंतरिक्ष में गए दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है हमारा। अगर 1968 में एक दुर्घटनावश मेघ दुर्घटना थी, उस दौरान यूरी गागरिन की मृत्यु हुई दोस्तों। 1968 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो तीन चार बातें यहां से निकल करके आती हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको। एक तो यूरी गागरिन जो थे वो कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे, तो इसके बारे में रूस। ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि पहले मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव, पहला नागरिक कौन था? तो यूरी गागरिन थे। ठीक है ना? इन्होंने बेकानूर स्टेशन से उड़ान भरी थी। बेकानूर स्टेशन रूस में स्थित है। ठीक है ना? और इन्होंने किस यान से उड़ान भरी? तो वोस्तक फर्स्ट इनका यान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों जो यहाँ से निकल करके आते हैं। ठीक है ना? इन्होंने अपनी उड़ान भरने के दौरान क्या शब्द कहा? तो पोए खाली शब्द कहा था। एक कहें कि सेकंड कैटेगरी का फैक्ट हम इसको मान सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका अर्थ होता है अब हम चले। ठीक है ना दोस्तों? ये फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूरी गागरिन के बाद जो अगला फैक्ट आता है, अगला जो साइंटिस्ट आती हैं वो है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये कहाँ की थी दोस्तों? तो इसके बारे में भी आप याद रखें। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी वो रूस की थी ये भी। ठीक है ना? वेलेंटीना तेरेस्कोवा भी रूस की थी। और इनके बारे में ये याद रखिएगा कि इनके संबंध में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों। ठीक है ना? वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ऊपर जो लाइन है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की थी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इतना यहाँ तक हमने क्लियर पढ़ा। अब आगे है, इन्होंने किस यान से? तो वोस्तोक 6 से इन्होंने उड़ान भरी, और जो कि 1963 में ये अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों, है ना। तो पहला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में पहला मानव अंतरिक्ष मतलब पहला अंतरिक्ष यात्री कब अंतरिक्ष में पहुंचा था? तो वो आप याद रखें 1961 में, जो कि यूरी गागरिन गए थे। ठीक है ना? उसके बाद 1963 में 2 साल बाद फिर महिला गई जिनका नाम वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। और इस यात्रा के दौरान वो 3 दिन अंतरिक्ष में रही
और इस दौरान पृथ्वी के 48 चक्कर उन्होंने पूरे किए। ठीक है ना, इस दौरान पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए, तो 48 चक्कर उन्होंने पूरे किए दोस्तों। और तेरेश्कोवा ने इस दौरान तस्वीरें ली जो बाद में वातावरण के भीतर एरोसोल परतों की जांच के लिए प्रयोग की गई दोस्तों। ठीक है ना, एरोसोल हम लोग जो कहें कि हवा में जो भी ठोस कण का मिश्रण जो होता है, जैसे धुआं, कार्बन के कण जो होते हैं, उनका मिश्रण जो हवा में होता है, उसे हम लोग एरोसोल कह रहे होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया भी होगा, प्रदूषण के दौरान हम आगे भी चर्चा करेंगे इस फैक्ट की। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से ये जो पूरी व्याख्या है, इसमें से फिर से दो तीन बातें महत्वपूर्ण निकल करके आती हैं। वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की नागरिक थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। वे अंतरिक्ष में वोस्तोक 6 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई, जो कि 1963 में अंतरिक्ष गई थी। और इन्होंने 3 दिन तक अंतरिक्ष में रुक करके और 48 चक्कर पृथ्वी के इन्होंने लगाए दोस्तों। ये महत्वपूर्ण 3-4 फैक्ट हैं, तो यहां से निकल के आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा, अभी वो पढ़ा हमने यूरी गागरिन को और वैलेंटीना तेरेश्कोवा को। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगले हैं वे हैं एलेक्सी लियोनोव। ठीक है, और एलेक्सी लियोनोव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले मानव थे। चहलकदमी मतलब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान से बाहर आकर के चलने वाले, जो की बात चल रही है, अंतरिक्ष में चलने वाले, चहलकदमी करने वाले पहले नागरिक कौन हैं, तो उनके बारे में आप याद रखिएगा, एलेक्सी लियोनोव हैं। ठीक है, वे रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। कौन से? रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है ना, तो आप जानते हैं 61 में पहले अंतरिक्ष यात्री गए, 63 में पहली महिला गई, और ये जा रहे हैं 65 में। और 65 में इन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी की। ठीक है ना, तो इस दौरान 18 मार्च 1965 को लियोनोव अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और 12 मिनट 9 सेकंड तक इन्होंने चहलकदमी की। ठीक है दोस्तों, और ये जो जिस यान से गए थे वो था वोस्कोद सेकंड मिशन, और चहलकदमी पूरी तरह से सफल रही इनकी ये। ठीक है, लियोनोव ने जुलाई 1975 में सोयूज अपोलो अभियान में, अब ये तो इनकी एक अंतरिक्ष यात्रा हुई दोस्तों 1965 में। ठीक है ना, अब अगली अंतरिक्ष यात्रा की बात चल रही है आगे, जिस दौरान इनको ये ख्याति प्राप्त हुई कि पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले नागरिक कौन थे, तो उसके बारे में आपको याद रखना है, एलेक्सी लियोनोव। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात चल रही है वो इस विषय पर बात चल रही है कि लियोनोव ने 1975 में इनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की इन्होंने, जो कि सोयूज अपोलो यान से हुई थी। ठीक है ना, सोयूज और अपोलो, तो आप समझिएगा सोयूज जो अंतरिक्ष यान होता है वो रूस का है। ठीक है, और अपोलो आप जानते हैं, अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए, तो ये अपोलो जो है वो यूएसए का अंतरिक्ष यान है। ठीक है ना, तो रूस का और यूएसए का दोनों की संयुक्त योजना थी ये। आगे लिखा भी है, सोयूज यान का नेतृत्व इन्होंने किया। यह अमेरिका और रूस का पहला साझा अंतरिक्ष मिशन था ये। ठीक है ना, जिस दौरान लियोनोव 1975 में जिस अंतरिक्ष यात्रा पर एलेक्सी लियोनोव गए, वो अमेरिका और रूस दोनों का संयुक्त अभियान था। ठीक है ना, और इस दौरान जो एलेक्सी लियोनोव थे, उन्होंने सोयूज जो कि रूस का यान था उसका नेतृत्व इन्होंने किया दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखें एलेक्सी लियोनोव का जन्म 30 मई 1934 को हुआ और उनकी मृत्यु 2019 में हुई। मैंने इनके व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमने शामिल नहीं की दोस्तों, क्योंकि वो हमारे लिए उतनी आवश्यक नहीं रह जाती। बस इनका क्या योगदान रहा अंतरिक्ष की खोज में, क्या किस संबंध में ये व्याख्या मतलब फेमस हुए, इनको प्रतिष्ठा मिली है, बस हमने वो फैक्ट देखे हैं दोस्तों, है ना। तो ये है एलेक्सी लियोनोव, 1934 में इनका जन्म हुआ, 2019 में अक्टूबर 2019 में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ के यात्री थे? रूस के यात्री थे। तो यहाँ से फिर से 3-4 बातें इंपॉर्टेंट निकल के आती है। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री, तो फिर आप एलेक्सी लियोनोव को याद रखें। कहाँ के यात्री थे? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने अपना मिशन कब पूरा किया? तो 1965 में, और 1975 में ये पुनः अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी गए। ठीक है दोस्तों, तो ये एलेक्सी लियोनोव के बारे में कुछ जानकारी थी। आगे हम देखें स्वेतलाना सवित्स्काया। तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी,
थोड़ी देर पहले हमने देखी, और उसके बाद है स्वेतलाना सवित्स्काया। तो ये कौन है? ये भी रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, स्वेतलाना सवित्स्काया रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने 1982 में सोयूज T7 पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला की ख्याति प्राप्त की दोस्तों। ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि स्वेतलाना सवित्स्काया दोस्तों। ठीक है ना, आगे है 24 जुलाई 1984 में अपनी अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान के दौरान स्वेतलाना अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला का खिताब उन्होंने हासिल किया। अर्थात कि अंतरिक्ष में सैर करने वाली, वही अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की दूसरी महिला कौन थी? तो स्वेतलाना सवित्स्काया है। और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली या अंतरिक्ष में कहीं की सैर करने वाली पहली महिला, तो वे स्वेतलाना सवित्स्काया है। ठीक है, दो ख्याति इन्हें मिल रखी है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिलाएं विश्व की और चहलकदमी करने वाली पहली महिलाएं दोस्तों। पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है ना, तो ये कब गई थी अंतरिक्ष में? 1982 में सोयूज T7 यान पर सवार होकर गई थी दोस्तों। ठीक है ना, तो मैंने व्यक्तिगत जीवन इनका शामिल नहीं किया, बस इनकी अंतरिक्ष उपलब्धि क्या है वो आपको याद रखनी है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना दोस्तों कि 1982 में सोयूज T7 पर सवार होकर गई वे दूसरी बार थी। ठीक है ना, दूसरी महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, किंतु इन्होंने जो चहलकदमी की वो 1984 में, अर्थात अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान की। ठीक है ना, अपनी अंतरिक्ष की 24 जुलाई 1984 अपनी अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान के दौरान स्वेतलाना अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला का खिताब उन्होंने हासिल किया। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 24 जुलाई 1984 में अपनी अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान के दौरान, कौन सी उड़ान है दोस्तों? दूसरी उड़ान है, के दौरान स्वेतलाना अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला का खिताब भी उन्होंने हासिल किया। ठीक है, तो ये स्वेतलाना सवित्स्काया नाम है इनका, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक और है सैली राइड। अब ये सैली राइड जो है वो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, पहली बात। ठीक है ना, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं सैली राइड। वे अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है ना, कौन से नंबर की हैं? तो तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी और अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि अमेरिका की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो आप जानते हैं कि इनसे पहले रूस की दो महिलाएं, जिनमें वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, और उसके अलावा स्वेतलाना सवित्स्काया, जिन्हें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद सैली राइड तीसरी महिला बनी जो अंतरिक्ष में पहुंची, और ये कहाँ की यात्री थी, किस देश की निवासी थी? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों। वे अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, विश्व की तीसरी हैं और अमेरिका की कौन से नंबर की हैं? तो तीसरी हैं। सैली राइड ने 1983 में STS-7 यान से अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक है, सैली राइड ने 1983 में STS-7 यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जो हमने शामिल किए। अब इसके अलावा मैं कुछ वन लाइनर फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, और फिर उसके बाद हम लोग भारतीय अंतरिक्ष विकास की बात करेंगे, और भारतीय अंतरिक्ष विकास पढ़ने के बाद फिर हम लोग विश्व के अंतरिक्ष विकास की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान तो आप सभी जानते हैं, यूरी गागरिन है, थोड़ी देर पहले हमने देखा। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश, तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस है दोस्तों। ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग, तो ये जो हम बात करें अगर, स्पेस डॉग लाइका है ना, लाइका है दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा पहले भी। ये लाइका एक कुतिया थी, ठीक है ना, जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था जिसे, है ना। और आप देखिएगा कि रूस के जो अंतरिक्ष में भेजे गए जो मिशन रहे, तो उसमें
पहली बात तो चल रही है कि पहला उपग्रह किसके द्वारा भेजा गया, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले फैक्ट की मैं बात करूं, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश, तो इसके बारे में रूस याद रखिएगा। और रूस ने 1957 में अपना यह उपग्रह भेजा था 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। हालांकि हम आगे देखेंगे, मैं विश्व के हम लोग जो अंतरिक्ष का विकास है उस दौरान इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। विश्व का अंतरिक्ष विकास के दौरान स्पुतनिक फर्स्ट उसने भेजा था, सबसे पहला उपग्रह था जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था रूस के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो लाइका नामक जो डॉग है वो लगभग ये फिर से 1957 में ही भेजा गया था, 1957 में ही भेजा गया था दोस्तों। और ये स्पुतनिक सेकंड यान द्वारा भेजा गया था, ठीक है ना। लाइका क्या हुआ था कि इसे भेजा गया था खोज के लिए कि अंतरिक्ष में जीवन सरवाइव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ऐसा पता लगाने के लिए। और अंतरिक्ष यान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है लाइका की अंतरिक्ष में ही, ठीक है ना। आगे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, ठीक है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा, पहले प्रीवियस क्लास में बात की थी हम लोगों ने। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे, आप सभी जानते हैं। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश तो अमेरिका है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम क्या था, लक्ष्य था। सीधे सीधे तरीके से आप याद कर लें, इनकी डिटेल हम लोग बाद में देख रहे हैं। आगे देखिएगा, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान, तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान लूना 10 था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग फर्स्ट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान अपोलो 11 था। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम स्पेस शटल कोलंबिया, ठीक है ना। स्पेस शटल कोलंबिया, जिससे कल्पना चावला गई थी, अगर आपको याद हो तो कल्पना चावला कोलंबिया से गई थी, है ना। ये पहला स्पेस शटल था दोस्तों। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कॉर्ल जी हैनेजे। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री गैरेमान तितोव। आगे है अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाली प्रथम टीचर शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ, अमेरिका से थी शेरिन क्रिस्टा मैकोलिफ। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला सैली राइड थी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा जिन्हें। इसके बाद अगर हम बात करें और फैक्ट्स की, तो इसमें बताया जा रहा है अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला तो श्वेतलाना सेवित्स्काया, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री तो वलेरी पोल्याकोव। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। तो पहली बार मतलब पहला यात्री है, 2 बार जाने वाला पहला यात्री कौन है, तो कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लेनोव, जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल हम आगे आने वाली प्रीवियस क्लासेस में आपको मिलेगी। तो इन्हीं फैक्ट्स को हम लोग डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे बीच बीच में। अब हम लोग जो अगला टॉपिक शामिल कर रहे हैं दोस्तों, वो देख रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। अर्थात भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हैं वो किस प्रकार प्रारंभ हुए और किस प्रकार से भारत का अंतरिक्ष विकास संभव हो पाया, ये हमें देखना है। और इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग विश्व के अंतरिक्ष विकास किस प्रकार हुआ इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत, है ना। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से विकसित किया और अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया दोस्तों, है ना। मतलब क्या कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। डेवलपिंग इकोनॉमी है, और डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो ध्यान दे रही होती है वो इस प्रकार से दे रही होती है कि हमारे देश के नागरिकों की व्यवस्थाएं की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर तरीके से मिल सकें। अर्थात कहें कि एक व्यवस्थित जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं उनको पहले पूर्ण किया जाए। विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है कि सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो कि मानव की बेसिक नीड्स होती हैं, बहुत गहन आवश्यकताएं होती हैं, उन चीजों की उपलब्धता पूर्ण रूप से करवाई जाए। लेकिन
भारत में क्या विशेषता रही कि भारत में इन सब चीजों के साथ साथ, तो भारत विकासशील अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ अंतरिक्ष में भी सेवाएं उपलब्ध करवाना इसने प्रारंभ किया। और इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो 1960 से होती है। भारत में 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई। 1960 से पहले अंतरिक्ष के संबंध में कोई विशेष मतलब महत्वपूर्ण कहें कार्य नहीं हुआ। 1960 के बाद से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, और हम देखें अगर कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और किसको इसका श्रेय जाता है, उसकी चर्चा आगे की गई है। प्रारंभिक वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई मुख्यतः साउंडिंग रॉकेटों की, साउंडिंग रॉकेट जो थे उनकी मदद से हुई। ठीक है ना, किसकी मदद से हुई? साउंडिंग रॉकेट्स की मदद से। तो सबसे पहले 1960 के बाद जो सबसे पहले जो लॉन्चिंग हुई वो साउंडिंग रॉकेट की हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, साउंडिंग रॉकेट की हुई, और इसके बाद आगे फिर धीरे धीरे कई एक और अलग अलग कहें कि हम लोग चर्चाएं होती रही। यहाँ पे साउंडिंग रॉकेट से जो आशय है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि से संबंधित नहीं है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं अध्ययन, खोज करना या उसका अध्ययन करना एक तरीके से। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो छोड़ा गया वो थुम्बा से छोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है ना, साउंडिंग रॉकेटों से हुई और साउंडिंग रॉकेट्स की मदद से हुई, और वर्ष 1961 में भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान का विकास करने का प्रयास आरंभ किए। और इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। इनकोस्पार जिसका शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं INCOSPAR, इसका गठन किया गया कब? 1962 में। ठीक है ना, जिसका हिंदी में उल्लेख है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, है ना। ये कमेटी गठित की गई 1962 में। तो हम लोग देखें अगर भारत के अंतरिक्ष विकास में सबसे पहला जो योगदान रहा वो यही रहा था कि 1962 में सबसे पहली कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम क्या था? शॉर्ट में नाम याद रखिएगा, INCOSPAR, इनकोस्पार, है ना, जिसका व्याख्यात्मक रूप है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तब गठन हुआ 1962 में। किसके प्रयासों से गठन हुआ? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों इसमें। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनकी डिटेल में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है इन्हें। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, हम पढ़ चुके हैं। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने ही रखी थी दोस्तों। ठीक है, जो कि किस दौरान थी? 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के साथ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई के अद्वितीय दिशा निर्देशन में केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, ठीक है, तो ये क्या है? थुम्बा जो कि केरल में है। विक्रम साराभाई के अद्वितीय दिशा निर्देशन, अद्वितीय का मतलब क्या होगा कि इनके अलावा और कोई नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ ये थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे सिर्फ, जिनके दिशा निर्देशन में थुम्बा केरल में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है ना, मतलब क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। कहां पे? थुम्बा में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे पहला जो लॉन्चिंग स्टेशन था वो कहां पे स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा थुम्बा में स्थापित किया गया। ठीक है ना, थुम्बा कहां? केरल में। अब आगे नोट में बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो थुम्बा है इसका बाद में नाम बदल करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। तो वर्तमान में हम लोग जो इसको पढ़ते हैं वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से हम वर्तमान में पढ़ते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे थुम्बा केरल में स्थित है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकोस्पार का पुनर्गठन करके, मतलब इसको फिर से इन्होंने क्या किया? पुनर्गठित किया इसको। आगे है पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969। तो ये
बहुत महत्वपूर्ण तारीख है दोस्तों, 15 अगस्त 1969, है ना, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। और इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान इसरो का गठन हुआ था दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था दोस्तों, स्टैब्लिश हुई थी ये 15 अगस्त 1969 को, ठीक है ना। कहां से गठित हुई, इसकी पेरेंटल जो सोसाइटी थी वो क्या थी, तो इनकोस्पार, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो गठित की गई थी 1962 में, उसको वापस से पुनर्गठित करके 15 अगस्त 1969 को इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया, ठीक है ना। अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया 1972 में, जिससे क्या हो कि अंतरिक्ष की ये जो रिसर्च चल रही थी, शोध गतिविधियां चल रही थी, इनको और अधिक गति मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया दोस्तों। और ये कब किया था अंतरिक्ष आयोग का गठन, तो जून 1972 में इसका गठन किया गया, ठीक है ना। और आगे देखते हैं हम लोग, सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 1970 का दशक जो रहा वो प्रयोगात्मक था। तो हम देखें कि 1960 का जो दशक था, शुरुआत में बताया जा रहा था आपको, 1960 का जो दशक था वो प्रारंभिक वर्ष थे, जिस दौरान कि अंतरिक्ष अनुसंधानों की शुरुआत हुई, और 1970 के दौर में इनका प्रयोग शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और प्रयोगात्मक जो कहें प्रयास है वो 1970 के दशक में प्रारंभ हुए, और जिस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, साइट जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया, भास्कर उपग्रह लॉन्च किया गया, रोहिणी और साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, साइट जिसे कहते हैं, ये कार्यक्रम चलाए गए दोस्तों, ठीक है। तो इस पूरे पेज का अगर हम सारांश को एक बार रिवाइज करें तो आप लोग विशेष तौर पे याद रखिएगा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई वो 1960 के दशक में हुई, पहले तो यहां से अपना लिंकअप जोड़ें, और 1960 के दशक में शुरुआत होने के बाद फिर अगला जो प्रयोजन हुआ वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1962 में हुआ, इसको याद रखें आप। 1962 में क्या हुआ, इनकोस्पार का गठन हुआ, INCOSPAR इनकोस्पार का गठन हुआ। और इसके बाद जो अगला प्रयोजन हुआ उसके बारे में हम लोग बात करें अगर, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया, ठीक है ना। और इसके बाद 1969 में इसरो का गठन किया गया, ठीक है ना। ये 60 के दशक का एक प्रयास रहा अंतरिक्ष के विकास में, अंतरिक्ष अनुसंधानों के विकास में, ठीक है ना। तो ये 3 ईयर हैं जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 1960 में क्या हुआ था, 1960 में कहें कि ये जो दशक रहा 1960 का वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इसके अंतरिक्ष के विकास के लिए। और 1962 में इनकोस्पार का गठन किया गया, और इनकोस्पार को 1969 में परिवर्तित कर दिया गया इसरो में, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 70 का दशक जो हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे हैं उसमें क्या हुआ था, तो उसमें ये हुआ कि पहले तो अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया 1972 में। 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, ये 70 के दशक की है। 1970 के दशक में क्या प्रयोजन हुए उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 72 में अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ, और 72 में ही जो इसरो का गठन किया गया था उसे अंतरिक्ष आयोग के अधीन कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम देखें इस दौरान बहुत सारे प्रयोग हुए 70 के दौर में, जिन्हें हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। और वे प्रयोग कौन से थे, आर्यभट्ट का था, भास्कर, रोहिणी, साइट, ये सारे प्रयोग 70 के दशक में ही हुए थे दोस्तों, ठीक है। आगे हम इसी की चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा प्रयोजन कब हुआ। तो आगे देखते हैं, साइट जो कि 1975-76 के दौरान विश्व में सबसे बड़े टेक्नो सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में सामने आया। तो जो साइट है, सैटेलाइट
जो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, इसका पूर्ण रूप आपके सामने था, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, है ना, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। आगे हम देखते हैं, तो ये जो था साइट, इसको प्रारंभ किया गया 1975-76 के दौरान, ये चल रहा था जिस समय, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, विश्व में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था दोस्तों ये टेक्नो सोशल के क्षेत्र का, ठीक है ना। इसके बाद इसरो तथा डाकतार विभाग की एक संयुक्त परियोजना, इसरो तथा डाकतार मतलब होगा टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, उसकी संयुक्त परियोजना उपग्रह संचार परीक्षण परियोजना, उपग्रह दूर संचार परीक्षण परियोजना, जिसे स्टैप कहते हैं, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, स्टैप के नाम से जाना जा रहा है ना। स्टैप की शुरुआत हुई। इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद 1980 का दशक संचालनात्मक युग बना, ठीक है ना। संचालनात्मक मतलब कि धीरे धीरे संचालन और बढ़ता गया, और इसमें क्या हुआ, इनसैट तथा आईआरएस जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुए, इनसैट तथा आईआरएस कार्यक्रम शुरू हुए 1980 के दशक में। आज इनसैट, आईआरएस इसरो के प्रमुख कार्यक्रम है, और 1970 का दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में काफी उल्लेखनीय रहा, और इस दौरान अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं की मार्केटिंग के लिए, अब आप याद रखिएगा कि हमने यहां तक आते आते देखिए कहां से चलना शुरू किया, हमने 1960 से चलना शुरू किया, 1960 के दशक से चलना शुरू किया, और 1960 के दशक में हमने हमारी संस्था बनाई अंतरिक्ष खोजों के लिए, और उसमें कार्यों का संचालन प्रारंभ किया। हमारा पहला जो कहें कि प्रक्षेपण केंद्र था वो थुम्बा में स्थापित हुआ, और उसके बाद 1970 के दशक में हमने क्या किया, हमने प्रयोगात्मक रूप अपनाया, कई सारे प्रयोग किए, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, 1980 के दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1980 के दौर में ये जो प्रयोग किए गए इनको और आगे संचालित किया जा रहा है, और इनसैट और आईआरएस जैसे कार्यक्रम हम लोगों ने चलाना प्रारंभ किए दोस्तों, ठीक है ना। इनसैट और आईआरएस जैसे कार्यक्रम हमने चलाना शुरू किए। अब क्या है, 1990 का जो दौर रहा दोस्तों, 1990 का जो दशक रहा, उस दशक में हमने क्या किया, इस दौरान अंतरिक्ष संबंधी जो उत्पाद हुए, जो अंतरिक्ष संबंधी जो सेवाएं थी, उन सेवाओं को दोस्तों हमने दूसरे देशों को भी पहुंचाने के लिए प्रयास किए दोस्तों। मतलब क्या, हमने यहां से अपना अंतरिक्ष विकास प्रारंभ किया 1960 से, और 70 पर पहुंचे हम लोग, जिसमें कई प्रयोगात्मक कार्य हुए, और उन प्रयोगात्मक कार्यों का संचालन 1980 में किया हम लोगों ने, और 1980 में संचालित सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद फिर हम लोगों ने 1990 में अंतरिक्ष संबंधी सेवाएं दूसरे देशों को भी मुहैया कराने का प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ किया दोस्तों। और किस तरीके का प्रयास था, तो ये देखिएगा, आप आगे बता रहे हैं कि 1990 के दौर में मार्केटिंग के लिए 1992 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में गठित की गई एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। इसरो के अंतर्गत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। और ये क्या करती है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गठन कब किया गया, 1992 में किया गया, और क्या करती है ये याद रखिएगा, उपग्रहों को स्वदेशी यान द्वारा प्रक्षेपित करने हेतु भारत का मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या, ये एंट्रिक्स जो प्रोग्राम है ये किस दौरान था, कि उपग्रहों का स्वदेशी यान द्वारा, स्वदेशी मतलब हमारे यहां निर्मित यान द्वारा ही प्रक्षेपित करने हेतु भारत का मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है, और यह अब इतना परिपक्व हो गया है कि प्रक्षेपण की सेवाएं अन्य देशों को भी उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। तो कहें कि इसरो की जो व्यापारिक शाखा है, व्यावसायिक शाखा मार्केटिंग के लिए बनाई गई एंट्रिक्स, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन विश्व भर में कर रही होती है दोस्तों ये। तो आप जानते हैं कई दूसरे देशों की जो सैटेलाइट्स हमारे यहां से लॉन्च की जा रही होती हैं, वो उसके लिए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि उन देशों को आकर्षित करती है, उन देशों को कहें कि मतलब अपनी प्रोजेक्ट दिखाती है, प्रोजेक्ट के प्रति आकर्षित करती है, और इसरो के द्वारा उनके उपग्रहों का प्रक्षेपण भी करवाने का काम करती है, ठीक है ना। तो इसरो की व्यावसायिक शाखा का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे एंट्रिक्स है, ठीक है ना, जो क्या काम कर रही है, भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, को दूसरे देशों को बेच रही है, विश्व भर में उसकी मार्केटिंग कर रही है, ठीक है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की खास विशेषता अंतरिक्ष में जाने वाले अन्य देशों
अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विकासशील देशों के साथ प्रभावी सहयोग है। भारत के चंद्रयान मिशन के अगले चरण में सपने संजोने की स्पष्ट आवाज। चलो चलिए ठीक है, ये तो चीजें हुई। तो हमने ये देखा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो विकास हुआ, अंतरिक्ष विकास जो हुआ वो किस प्रकार से हुआ दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये विकास अभी अधूरा है। अभी तो और जो आगे के मिशन है, हमने अभी तो 1990 तक का ही दौर देखा है कि 1990 तक के दौर में हमने कितना विकास किया, किन किन चीजों तक हम लोग पहुंचे दोस्तों। ठीक है ना, तो हम लोग 1960 से चलना शुरू हुए और 1990 आते आते तक हम लोग हमारे देश को तो सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक 1992 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया, जो कि दूसरे देशों को लुभाती है, दूसरे देशों को हमारे भारतीय अनुसंधान जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उसकी सेवाओं के विपणन हेतु गठित की गई दोस्तों। ठीक है ना, तो उसकी सेवाओं को दूसरे देशों को भी बेचा जा रहा है, और इसके साथ ही दूसरे कई देशों की भी सैटेलाइट हमारे यहाँ से लॉन्च की जा रही होती हैं। किससे? स्वदेश निर्मित लॉन्चिंग व्हीकल से। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये जो विकास हम अभी तक पढ़ रहे थे इसका एक शॉर्टेस्ट रिवीजन फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो हम लोग देखें 1962 से दौर प्रारंभ हुआ, और 1962 में क्या हुआ था, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन किया गया। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग था ये, और इसने किसका गठन किया? इनकोस्पार, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन किया। इसी वर्ष केरल में भी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया गया। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था जो कि स्थापित हुआ पहला, और जो कहां स्थापित हुआ? थुम्बा में स्थापित हुआ। ठीक है ना, आगे देखें हम लोग 1963 में TRLS से 21 नवंबर को पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया। ठीक है ना, पहला रॉकेट लॉन्च, पहला जो साउंडिंग रॉकेट है। ठीक है दोस्तों, साउंडिंग रॉकेट की चर्चा थोड़ी देर पहले हमने की, जिसका नाम क्या था? नाइक अपाचे था। तो साउंडिंग का मतलब यहाँ आवाज वॉल्यूम से नहीं है, साउंडिंग का मतलब यहाँ जांच पड़ताल से है, खोजबीन से है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें दोस्तों हम लोग, तो 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट छोड़ा गया, जो सबसे पहली लॉन्चिंग थी हमारे यहां से, वो नाइक अपाचे की थी। ठीक है, नाइक अपाची, जो कि पहला साउंडिंग रॉकेट था। ये 21 नवंबर 1963 को छोड़ा गया, कहां से? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। 1965 में देखें हम लोग दोस्तों, तो 1965 में थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और 1965 में थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC को स्थापित किया गया। ठीक है ना, 1965 में थुम्बा जो जगह थी केरल में, वहां पे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है ना, स्थापित किया गया। आगे हम देखें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि SSTC का फुल फॉर्म है। आइए आगे देखते हैं 1967, 65 के बाद अगला है 1967 में क्या हुआ, तो गुजरात के अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह संचार भू स्टेशन ESCES स्थापित किया गया। उपग्रह संचार भू स्टेशन, जो कि प्रायोगिक तौर पर था ये गुजरात के अहमदाबाद में। उपग्रह संचार भू स्टेशन का मतलब क्या होगा कि उपग्रह संचार मतलब जो उपग्रहों से संचारण मतलब कम्युनिकेशन कर सके। पृथ्वी पर स्थापित भू स्टेशन, पृथ्वी पर स्थापित ऐसा स्टेशन जो कि सैटेलाइटों से कम्युनिकेशन कर सके। ऐसा स्टेशन कब डेवलप किया हम लोगों ने? 1967 में डेवलप किया, जो कि कहां स्थित था? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित था दोस्तों। ठीक है, आगे देखें हम लोग 1969 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 15 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है दोस्तों, तो ये था 60 के दशक का विकास। 60 के दशक में हमने किन किन चीजों को बनाया अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें अगर हम लोग, तो 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है दोस्तों, शार का कार्य संचालन प्रारंभ हुआ। 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वर्तमान नाम है दोस्तों इसका, पुराना नाम शार है दोस्तों इसका। ठीक है ना,
में कार्य संचालन हुआ, किंतु इसे यह नाम 2002 में दिया गया। 2002 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था? श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, ठीक है ना, शार, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, शार के नाम से फेमस था 2002 से पहले, ठीक है ना। अब ये कहाँ स्थित है तो आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में। इसकी चर्चा पहले भी की थी हम लोगों ने। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है दोस्तों ये, ठीक है ना। आगे हम देखें 1972 में क्या हुआ? अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीओएस की स्थापना हुई। 72 में क्या हुआ? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई और इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया दोस्तों, ठीक है ना। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई और क्या किया गया? इसरो को इस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। साथ ही अंतरिक्ष आयोग की भी स्थापना की गई। और क्या किया गया? अंतरिक्ष आयोग की भी, स्पेस कमीशन की भी स्थापना की गई 1972 में, ठीक है। तो स्पेस डिपार्टमेंट कब बना? वो 1972 में बना, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बता रहा है बंगलुरु में इसरो उपग्रह केंद्र की स्थापना और अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सैक की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। तो बेंगलुरु में इसरो उपग्रह केंद्र बनाया गया। आप जानते हैं इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो वहीं पे इसरो का उपग्रह केंद्र बनाया गया, जहां पे उपग्रहों का निर्माण किया जाना था या उपग्रहों को बनाया जाना था, और फिर उनको प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरी जगह भेज दिया, वहां पे प्रक्षेपित करने के लिए दूसरी जगह भेज दिया जा रहा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बता रहे, और अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है ना, अंतरिक्षों पर अनुप्रयोग करने के लिए केंद्र बनाया जाना था, अंतरिक्षों का अनुप्रयोग करने के लिए, ठीक है। और इससे पहले आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से कम्युनिकेट करने के लिए एक अंतरिक्ष प्रायोगिक उपग्रह संचार भू स्टेशन, एक भू स्टेशन पहले ही बनाया जा चुका था अहमदाबाद में। उसके बाद दूसरा जो निर्माण किया गया वो किसका किया गया? सैक का किया गया, ठीक है दोस्तों। स्पेस सैक है जिसका आशय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। आगे है दोस्तों 1975 में क्या हुआ? तो 1975 में अमेरिकी उपग्रह का उपयोग कर साइट परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। साइट परियोजना जो थी उसका प्रारंभ किया 1975 में। इसके अलावा क्या हुआ? भारत ने 19 अप्रैल को पहला कृत्रिम उपग्रह मतलब मानव निर्मित, है ना, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित हुआ दोस्तों। पूर्णतः कहां से निर्मित हुआ? स्वदेशी तकनीक से निर्मित था, ठीक है, जो कि रूस की सहायता से, रूस से हम लोगों ने लॉन्च करवाया था, ठीक है दोस्तों। 1975 में पहला उपग्रह हमारा लॉन्च हुआ, जो कि कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ ही साइट परियोजना की भी प्रारंभ हुआ 1975 में, ठीक है। तो पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, जो कि कब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ? तो 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखें 1977 में क्या हुआ? जनवरी 1977 से 1979 तक उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना, ठीक है, स्टेप को निष्पादित किया गया, मतलब उसको एग्जीक्यूट किया गया, बनाया गया, चलाया गया। और आगे बता रहे हैं 1979 में भास्कर 1 प्रयोगात्मक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। 1979 में भास्कर 1 को उपग्रह में भेजा गया। रोहिणी उपग्रह के साथ उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3 की पहली प्रायोगिक उड़ान उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। मतलब ये क्या है? रोहिणी एक उपग्रह था जो कि किससे भेजा गया था? जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 की सहायता से भेजा गया था, किंतु ये प्रोग्राम जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो सका दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा दौर था जो कि 1960 का दशक था और 1970 का दशक था, ठीक है। इसके आगे का जो दशक रहेंगे दोस्तों, उनकी चर्चा हम अगली क्लासेस में करेंगे, और इसके साथ ही आगे भी हम पहुंचेंगे धीरे धीरे लगभग हमारे 2019-20 तक में अंतरिक्ष में क्या क्या कितनी तरक्की की है, क्या कहें कि क्या कार्य की है, कितना विकास किया है, इन सब चीजों की, इन सब बातों की चर्चा हम लोग इसी प्रकार करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आज की क्लास रही दोस्तों हमारी। इससे संबंधित आपका किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लें।